एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी फ्रेंड्स बहुत अच्छे से क्लासेस को अटेंड कर रहे होंगे। आज फ्रेंड्स हम लोग इंग्लिश लिटरेचर की क्लास नंबर 35 स्टडी करेंगे और 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं आपके लिए तैयार करके लाई हूँ। तो प्लीज़ अंत तक बने रहें और मेरे साथ क्वेश्चन को करने का प्रयास करें। यूपी टीजीटी, पीजीटी और केवीएस आप देख पा रहे हैं कि एग्ज़ाम लगे हुए हैं। आरपीएससी का, ठीक है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं जो कि इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड हैं। तो चलिएगा क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, हेमिंगवेज डेथ इन द आफ्टरनून इज़ अ बुक अबाउट। बताइएगा, यहाँ पर अर्नेस्ट हेमिंगवे की बात हो रही है। यहाँ पर आप देखिएगा कौन सा करेक्ट किया जाए। तो यहाँ इज़ रहेगा, ठीक है। हेमिंगवे का डेथ इन द आफ्टरनून, ये किस पर आधारित है? रेसलिंग पर या बुल फाइटिंग पर या वॉर एंड लव पर या सिंगिंग पर? बताइएगा। डेथ इन द आफ्टरनून हेमिंगवे की रचना 1932 में ये आई थी। तो इसको जो है टाइम भी याद रखिएगा। और हेमिंगवे का लाइफ स्पैन है 1899 टू 1961। ओके, तो ये सब क्वेश्चंस आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। कौन सा करेक्ट आंसर होगा? कौन सा ऑप्शन? बुल फाइटिंग। बिल्कुल आप सभी लोग करेक्ट हैं। बी वाले विद्यार्थी करेक्ट जा रहे हैं। बुल फाइटिंग पर बेस्ड है डेथ इन द आफ्टरनून। ओके, क्योंकि ये ट्रेवल किया करते थे तो ट्रेवेलाग पर आधारित है, यानी यात्रा वृत्तांत का वर्णन है। आप देखते हैं कि यूरोप के कई ऐसे देश हैं जैसे स्पेन वगैरह, यहाँ पर बुल फाइटिंग अभी भी जो है ये एक जो है जाना माना खेल है। तो चलेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्लागियरिज्म? आप बताइएगा कि प्लागियरिज्म का क्या मीनिंग होता है। राइटिंग क्राइसिस या लिटरेरी थेफ्ट, रीडिंग प्रॉब्लम या प्रॉब्लम प्ले? कौन सा करेक्ट करना चाहेंगे आप? प्लागियरिज्म बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्ज़ाम्स में, अलग अलग एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे गए हैं। तो बताइएगा लिटरेरी थ्रेफ्ट। बिल्कुल बी वाले फ्रेंड्स बिल्कुल करेक्ट जा रहे हैं। लिटरेरी थ्रेफ्ट मतलब साहित्यिक चोरी, यानी कि किसी की लिखी हुई रचना के मैटर को उठा करके अपने नाम कर लेना, दैट इज़ कॉल्ड प्लागियरिज्म। ओके, तो आप इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड पर चलेंगे। व्हाट इज़ असाइड? असाइड क्या होता है? पहला ऑप्शन, एड्रेस इन वर्ड्स दैट द अदर एक्टर्स आर नॉट सपोज टू हेयर। दूसरा ऑप्शन, एड्रेस इन वर्ड्स दैट द अदर एक्टर्स आर सपोज टू हेयर। और तीसरा ऑप्शन, लुकिंग बिहाइंड व्हेन वन स्पीक्स। और चौथा, शार्ट प्ले बिफोर द मेन प्ले। बताइएगा कौन सा करेक्ट करेंगे आप? असाइड, सॉलिलॉकी, ड्रामेटिक मोनोलॉग, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस, ये सब कुछ ऐसे टेक्निकल फैक्ट हैं या कह सकते हैं लिटरेरी टर्म्स हैं जो विद्यार्थियों को बहुत कंफ्यूज करते हैं। तो असाइड मीन्स होता है, बिल्कुल सही, ए वाले विद्यार्थी करेक्ट जा रहे हैं, ठीक है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी राइटर कोई प्ले परफॉर्म करवा रहा है तो कोई भी एक्टर कुछ भी बोलेगा तो बगल वाला एक्टर ना सुनने का नाटक करेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? असाइड होगा, बट ऑडियंस सुनेगी। सॉलिलॉकी भी इसी से रिलेटेड है। उसमें स्टेज एकांत रहता है और एक्टर एकांत अपनी बातों को, मन की बातों को जोर से बोलता है और उसे लगता है कि कोई उसको सुन नहीं रहा है, बट ऑडियंस सुनती है। तो असाइड और सॉलिलॉकी में इस माइनर सा डिफरेंस है, आप जान लीजिएगा। ए वाले फ्रेंड्स करेक्ट जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखेंगे। कंप्लीट द सेंटेंस। सिंप्लिसिटी, स्वीट म्यूजिक एंड मेलोडी आर रिमार्केबल फीचर्स ऑफ। बताइएगा, सिंप्लिसिटी हो, स्वीट हो, म्यूजिक हो, मेलोडी हो और क्या हो? रिमार्केबल फीचर किसका होगा? इपिक का, ओड का, बैलेड का या सेटायर का? बताइएगा। बहुत से फ्रेंड्स यहाँ ओड और बैलेड में कंफ्यूज हो सकते हैं, बट आपको कुछ पॉइंट्स हैं जो याद रखने पड़ेंगे। देखिएगा, इपिक जो होता है वो लॉन्ग लॉन्ग नैरेटिव पोएम होता है, तो ये होगा नहीं। ओड में सिंप्लिसिटी, स्वीट म्यूजिक, मेलोडी सब कुछ होगा, लेकिन एड्रेस फॉर्म में होता है। यहाँ एड्रेस का कोई जिक्र ही नहीं किया गया, इसलिए ओड नहीं होगा। और एलिवेटेड स्टाइल भी ओड में होती है। बैलेड बिल्कुल सही फ्रेंड्स, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, बैलेड करेक्ट होगा। सेटायर आप जानते हैं, व्यंग करना। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखेंगे। कंप्लीट द सेंटेंस। डर्ज मीन्स। डर्ज मीन्स क्या होता है? पहला देखिएगा, अ सॉन्ग ऑफ वेडिंग
दूसरा सॉन्ग ऑफ प्लेजर, तीसरा सॉन्ग ऑफ ग्रीफ और चौथा सॉन्ग ऑफ अनफुलफिल्ड डिजायर। कौन सा करेक्ट करना चाहेंगे आप? डर्ज क्या होता है? ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जिन मित्रों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है वे करेक्ट हैं। डर्ज को, ठीक है, डर्ज हो गया, मोनोडी हो गया, थ्रेनोडी हो गया और क्या हो गया, एलिजी हो गया। ये सब मिलते जुलते हैं, तो ये सभी मृत्यु पर आधारित होते हैं, दुख पर आधारित होते हैं। सॉन्ग ऑफ ब्रीफ करेक्ट हो जाएगा। ओके, वेडिंग के लिए एपिथेल्मियम प्लेथेल्मियम होता, एपिथेल्मियम प्रोथेल्मियम होता है एडमंड स्पेंसर वाला। अ सॉन्ग ऑफ प्लेजर और सॉन्ग ऑफ अनफुलफिल्ड डिजायर नहीं होगा। ओके, सी वाले मित्र आप सभी करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। विलियम कैक्सटन प्रिंटेड द फर्स्ट बुक इन इंग्लिश इन 1474। आइडेंटिफाई द बुक। बताइएगा विलियम कैक्सटन ने पहली वो कौन सी किताब थी जो इंग्लिश लैंग्वेज में 1474 में प्रिंट की थी? बताइएगा। पहला ऑप्शन देख लें, द बाइबिल, दूसरा हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय, तीसरा स्पेनिश ट्रेजेडी और चौथा कैंटरबरी टेल्स। बताइएगा कौन सा करेक्ट करेंगे आप? क्वेश्चन नंबर 6 का बी आंसर बिल्कुल करेक्ट है, बी हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय। याद रखिए लीजिएगा, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है बट एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लें। अनटिल अबाउट द मिडिल ऑफ द 14th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर वॉज मोस्टली। बताइएगा। अनटिल अबाउट द मिडिल ऑफ द 14th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर वॉज मोस्टली। बताएंगे 14वीं शताब्दी के मध्यकाल से, ठीक है, कैसे लिटरेचर हुआ करते थे? ज़्यादातर रोमांटिक होते थे, या रिवोल्यूशनरी होते थे, या मेटाफिजिकल होते थे, या रिलीजियस एंड डिडैक्टिक होते थे? रिलीजियस मीन तो आप धार्मिक जानते हैं, डिडैक्टिक मतलब शिक्षात्मक यानी कि शिक्षाप्रद। ओके, शिक्षाप्रद। तो अपना कौन सा करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी। ओके, डी वाला ऑप्शन करेक्ट जा रहा है। रिलीजियस एंड डिडैक्टिक लिटरेचर हुआ करते थे। आगे बढ़ जाएंगे, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 पर। द इंग्लिश राइटर ऑफ द ऑगस्टन एज वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाई। बताइएगा इंग्लिश राइटर ऑगस्टन एज के किससे प्रभावित थे? चौसर और वाइक्लिफ से, या पोप एंड ड्राइडन से, या मार्लो एंड शेक्सपियर से, या अरिस्टोटल एंड लॉन्गिनियस से? कौन सा करेक्ट करेंगे आप? क्वेश्चन नंबर 8 बताएं। ऑगस्टन एज के राइटर किससे प्रभावित थे? अगर आप देखिएगा तो देख पाते हैं आपकी ग्रीक और इटालियन लिटरेचर को फॉलो करने की पूरी कोशिश हुई, ज़्यादातर ग्रीक लिटरेचर या इंग्लैंड के पुराने लिटरेचर को, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पाते हैं चौसर और वाइक्लिफ, ये लोग बहुत ही ज़्यादा, वाइक्लिफ को देखेंगे तो धर्म सुधार आंदोलन से रिलेटेड है। चौसर का बहुत पुराना हो जाता है आपका 1340 से लेकर के 1400 तक। तो आपको याद रखना पड़ेगा फ्रेंड्स, ये आपका आंसर बिल्कुल सी वाले फ्रेंड्स करेक्ट जा रहे हैं, मार्लो एंड शेक्सपियर। ओके, क्रिस्टोफर मार्लो का टाइम देखें तो 1564 से 1593 तक इनका पूरा लाइफ स्पैन है। शेक्सपियर के समकालीन थे और शेक्सपियर को आप जानते हैं 1564 से लेकर के 1660 तक। ओके, तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल आप सभी करेक्ट हैं, सी अरिस्टोटल एंड लॉन्गिनियस नहीं आंसर होगा। और विलियम शेक्सपियर का एक्टिव ईयर कौन सा माना जाता है? तो इसको याद रखिएगा 1585 से लेकर के 1613 तक इनका एक्टिव ईयर माना जाता है। और 1613 में टेम्पेस्ट में प्रॉस्पेरो के द्वारा जो इपिलॉग बोला गया है उसमें माना जाता है कि इन्होंने जो है अपने रिटायरमेंट की घोषणा की थी, तो 1613 में टेम्पेस्ट के द्वारा। तो टेम्पेस्ट आप देख पाते हैं इनका लास्ट प्ले स्वान सॉन्ग माना जाता है और 1585 में स्टार्टिंग होती है इनकी कैरियर की। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। अरिस्टोटल्स पोएटिक्स कंटेन्स। अरिस्टोटल की पोएटिक कितनी जो है, कितने चैप्टर्स हैं इसमें आप बताइएगा? अरिस्टोटल का पोएटिक, प्लेटो का रिपब्लिक है, अरिस्टोटल का पोएटिक्स है, 26 चैप्टर्स। याद रखें फ्रेंड्स, बी ऑप्शन करेक्ट है। 26 चैप्टर हैं अरिस्टोटल के पोएटिक्स में। और आप देख पाते हैं कि अरिस्टोटल ने अपने जो है पोएटिक्स में ही ट्रेजेडी से रिलेटेड सभी थ्योरी दी है।
और 6 एलिमेंट जो बताए हैं, प्लॉट, कैरेक्टर, डिक्शन, थॉट, स्पेक्टिकल, सॉन्ग, ओके, ये भी उसी में बताया है। और यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेसेज, यूनिटी ऑफ एक्शन भी इन्होंने इसी में दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रख लीजिएगा आप, अरिस्टोटल के अनुसार प्लॉट इज द सोल ऑफ ट्रेजेडी, लेकिन आप देखें तो शेक्सपियर के अनुसार कैरेक्टर इज द सोल ऑफ ट्रेजेडी। तो दोनों में अंतर हो जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, हु रिकॉग्नाइजेज दैट शेक्सपियर्स आर्ट इज बेस्ड ऑन द यूनिवर्सल पैशन। बताएंगे कौन ऐसा कहता है कि शेक्सपियर का जो आर्ट है वो यूनिवर्सल पैशन पर आधारित है? मैथ्यू अर्नोल्ड, जॉन ड्राइडन, या टी.एस. इलियट, या अलेक्जेंडर पोप? किसको आप करेक्ट करना चाहेंगे? कौन कहता है कि विलियम शेक्सपियर की जो कला है वो यूनिवर्सल पैशन पर आधारित है? बताएंगे। मैथ्यू अर्नोल्ड। ओके, बिल्कुल सही, आप सभी लोग करेक्ट जा रहे हैं। मैथ्यू अर्नोल्ड ये करेक्ट आंसर है। आप देख पा रहे हैं, इंग्लिश पोएट एंड कल्चरल क्रिटिक थे ये। 1822 में इनका जन्म होता है और 1888 में इनकी मृत्यु होती है, मैथ्यू अर्नोल्ड की। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और देखिएगा, इनको फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री जो है, कौन सा क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, एक मिनट फ्रेंड्स, मैंने क्वेश्चन नंबर 10 में इसका आंसर अलेक्जेंडर पोप होगा। फ्रेंड्स इसको याद रख लीजिएगा, मेरे से भूल हो गई। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर डी होगा, अलेक्जेंडर पोप। ओके, अलेक्जेंडर पोप है इसका करेक्ट आंसर। ओके, अलेक्जेंडर पोप चौथा। इसको याद रखिएगा, किसमें इन्होंने कहा है विलियम शेक्सपियर के बारे में? तो अलेक्जेंडर पोप ने द वर्क्स ऑफ, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर, ओके, द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर इन 6 वॉल्यूम्स। ठीक है, 6 वॉल्यूम्स में एक बुक आई थी जो अलेक्जेंडर पोप ने, ध्यान रखिएगा, 1723 से 1725 के बीच में इसको लिखी थी अलेक्जेंडर पोप ने। और यहाँ पर अलेक्जेंडर पोप ने द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर, इसी में इन्होंने इसको कहा था, इस स्टेटमेंट को। ठीक ना, तो याद रहेगा ना। इनका लाइफ स्पैन देखिए तो 1688 से लेके 1744। ओके, अलेक्जेंडर पोप ऑगस्टन एज के जाने माने, मॉक इपिक, सटायर, ये सब इन्हीं का है स्टाइल। तो आप इसको याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से कर लें, डी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, हु कॉल्ड चॉसर द फादर ऑफ स्प्लेंडिड इंग्लिश पोएट्री? चॉसर को फादर ऑफ स्प्लेंडिड इंग्लिश पोएट्री किसने कहा है? मिल्टन ने, मैथ्यू अर्नोल्ड ने, सैमुअल जॉनसन ने, या टी.एस. इलियट ने? बताइएगा। फादर ऑफ स्प्लेंडिड इंग्लिश पोएट्री, तो इसको मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा है। आप सभी लोग बी ऑप्शन ध्यान करें, मैथ्यू अर्नोल्ड ने इनको कहा है। और ये कौन थे? तो यहाँ पर मैथ्यू अर्नोल्ड इंग्लिश पोएट एंड कल्चरल क्रिटिक थे। और मैथ्यू अर्नोल्ड का 1822 से लेकर के 1888, ओके, इनका पूरा जीवन काल है। और इन्होंने द स्टडी ऑफ पोएट्री में चॉसर को ऐसा कहा है, याद रखिएगा दोस्तों, द स्टडी ऑफ पोएट्री। द स्टडी ऑफ पोएट्री में पोएट्री से संबंधित सारी परिभाषाएं दी है मैथ्यू अर्नोल्ड ने। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, हाउ मेनी ऑफ शेक्सपियर्स हिस्ट्री प्लेज आर देयर बेस्ड ऑन रोमन हिस्ट्री? बताइएगा, रोमन के इतिहास पर आधारित हैं विलियम शेक्सपियर के हिस्ट्री प्लेज। आप देखते हैं ना, हॉलिंशेट के क्रॉनिकल पर हिस्ट्री प्लेज आधारित हैं, और प्लूटार्क लाइव्स पर रोमन प्लेज। बताएंगे कौन सा करेक्ट होगा? 6, 7, 8, 10। तो कौन सा करेक्ट करना चाहेंगे? 10। ओके, 10 हिस्ट्री प्लेज जो है इनके रोमन हिस्ट्री प्लेज हैं, जो कि
चलिएगा, इसको करेक्ट जो है 10 है, यानी कि 10 है। अब इसका नाम भी याद रख लें फ्रेंड्स। देखिए तो पहला है किंग जॉन, मैं ऐसे लिख दे रही हूँ, आप समझ लेंगे। देखिएगा 10 हिस्ट्री प्लेस का नाम, तो इनका है किंग जॉन। इसके बाद है एडवर्ड थर्ड। फिर देख लीजिएगा रिचर्ड सेकंड लिखे हैं, रिचर्ड थर्ड लिखे हैं। ओके। फिर हेनरी देख लीजिएगा, हेनरी फोर्थ लिखे हैं, पार्ट 1 हेनरी, फिर से फोर्थ पार्ट 2। फिर हेनरी फिफ्थ लिखे हैं, इसके कोई पार्ट नहीं है। हेनरी 6 के पार्ट 1, हेनरी 6 का पार्ट 2 और हेनरी 6 का पार्ट 3। ओके। इस तरीके से इनका 10 हिस्ट्री प्ले होता है। और जो हेनरी 8 है वो इनकम्प्लीट माना जाता है, इसको जॉन फ्लेचर ने कंप्लीट किया था, तो इसको याद रखेंगे फ्रेंड्स। आगे बढ़ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 13, विच लिटरेरी वर्क्स ऑफ कमला दास वॉज पब्लिश्ड इन 1973। बताइएगा कमला दास का कौन सा वर्क है जो 1973 में पब्लिश हुआ था। ऑप्शन देख लें, एन इंट्रोडक्शन एंड ओल्ड प्ले एंड हाउस एंड अदर पोएम्स, अ कलेक्शन ऑफ 50 पोएम्स और अ चाइल्डहुड इन मालाबार। बताइएगा कौन सा करेक्ट किया जाए। बिल्कुल बी वाले फ्रेंड्स करेक्ट जा रहे हैं, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ये कमला दास के द्वारा लिखा गया था। कमला दास का जीवन काल देखें तो 1934 में जन्म होता है, 2009 में इनकी मृत्यु होती है। ओके। कमला दास आप देख पाते हैं कन्फेशनल पोएट मानी जाती हैं। एन इंट्रोडक्शन की बात करें तो 1965 में समर इन कैलकटा जो इनका पहला कलेक्शन था उसमें एन इंट्रोडक्शन आया था। ओके। और अ चाइल्डहुड इन मालाबार याद रखिएगा 2003 में आया था। ठीक है, तो याद रखिएगा 2003 में। तो ये आपको करेक्ट आंसर मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वर्क ऑफ निजी म्यूजिकिल। इसमें से कौन सा निजी म्यूजिकिल का नहीं है। द एग्जैक्ट नेम, अ बेंड इन गंगेज, हिम्स इन डार्कनेस, लेटर डे शाम। मुझे लगता है ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है आपके लिए, लेकिन चूंकि एनवीएस टीजीटी पीजीटी का क्वेश्चन वो एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम सभी लोग यूपी टीजीटी पीजीटी को टारगेट करके क्लास करेंगे और फिर केवीएस को भी ध्यान में रखते हुए फिर मैं क्लास धीरे धीरे स्टार्ट करूंगी और कुछ नए क्वेश्चंस आपको दूंगी। बट अभी यूपी टीजीटी पीजीटी को ध्यान में रखते हुए ओवरऑल हम सभी प्रैक्टिस करेंगे। तो आप भी ध्यान रखिएगा, यूपी टीजीटी पीजीटी को ही टारगेट करना है। ओके। तो बताइएगा एग्जैक्ट नेम, बेंड इन द गंगेज, हिम्स इन डार्कनेस, लेटर डे शाम। निजी म्यूजिकिल आप जानते हैं कि जूइश ओरिजिन इनकी मानी जाती है, बेने इज़राइल, है ना। और आप देखते हैं कि मुंबई में ही इनका, महाराष्ट्र में ही सब कुछ जो है टाइम इनका गुजरा था। और एग्जैक्ट नेम, अगर एग्जैक्ट नेम की बात करें तो एग्जैक्ट नेम 1965 में आया था इन्हीं के द्वारा। और हिम्स इन डार्कनेस की बात करें तो 1976 में आया था। ये सब पोएटिक कलेक्शंस हैं। और लेटर डे शाम 1982 में आया था। ओके। निजी म्यूजिकिल का बिल्कुल सही, बेंड इन द गंगेज ये इनका नहीं है, तो किसका है इसको याद रखिएगा दोस्तों, ये मनोहर मालगोनकर का है। ओके। मनोहर मालगोनकर का है। ठीक है। अ बेंड इन गंगेज ये एक नॉवेल है, कब आया था 1964 में। ओके। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, अर्थ इज द राइट प्लेस फॉर लव, आई डोंट नो वेयर इट्स लाइकली टू गो बेटर। बताइएगा ये लाइन कहाँ पर आपको मिल जाती है और किसकी लाइन है ये भी बता डालें आप। ऑप्शन से देख लें, बर्चेस, गिफ्ट आउटराइट, मूविंग या मेंडिंग वॉल। बताइएगा कौन सा करेक्ट करना चाहेंगे। अर्थ इज़ द राइट प्लेस फॉर लव, आई डोंट नो वेयर इट्स लाइकली टू गो बेटर। रॉबर्ट फ्रस्ट भी देखिए टीजीटी पीजीटी के सिलेबस में, तो पीजीटी में प्रिस्क्राइब हैं, टीजीटी में तो मात्र 4 हैं, विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन मिल्टन और गाउल्सवर्दी। बट पीजीटी में 17 राइटर्स, ऊपर से ग्रामर, फिर लिटरेरी टर्म्स, फिगर ऑफ स्पीच, है ना, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, सब कुछ पढ़ना है।
ए ऑप्शन बिल्कुल सही, बर्चेस की लाइन है। और बर्चेस आप देख पाते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जानी मानी पोयम है, एलटी ग्रेड के सिलेबस में हम सभी को देखने को मिला था। ओके, इसमें ये बैठे बैठे बचपन में खो जाते हैं और जो है पंखुड़ियों को ध्यान में रख करके और वो ऐसा फील करते हैं कि मैं झूल रहा हूँ। 1916 में ये माउंटेन इंटरवल के कलेक्शन में आया था, याद रखिएगा दोस्तों, माउंटेन इंटरवल के कलेक्शन में 1916 में आया था। ओके, बर्चेस, ठीक है। फिर देख लीजिएगा दो आपका द गिफ्ट आउट राइट था, इसको इन्होंने 20 जनवरी 1961 में 86 ये 86 वर्ष की अवस्था में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के जो है इनाग्रेशन के उद्घाटन में पढ़ा था। इसको याद रखिएगा गिफ्ट आउट राइट को। और मूविंग की अगर हम सभी बात करते हैं तो मूविंग इनका बॉयज़ विल के कलेक्शन में 1913 में आया था, याद रखिएगा 1913 में या बॉयज़ विल के कलेक्शन में आया था, ठीक है। और मेंडिंग वॉल की बात कर लें फ्रेंड्स तो इसको भी लर्न कर लीजिएगा, ये आपका 1914 में नॉर्थ ऑफ बोस्टन, याद है ना, नॉर्थ ऑफ बोस्टन, या इसका दूसरा नाम बुक ऑफ पीपल है, इसमें आया था। ओके, तो करेक्ट आंसर मिल गया, लेकिन चारों ऑप्शंस अगर आप एक बार देख लेते हैं तो नहीं भूलता है। क्वेश्चन नंबर 16, लीव्स ऑफ द ग्रास इज अ बुक, बताइएगा लीव्स ऑफ द ग्रास किसके बारे में किताब है ये? डेमोक्रेसी। ओके, बिल्कुल सही, आप सभी लोग करेक्ट हैं, डेमोक्रेसी इसका है, इसको बाइबल ऑफ डेमोक्रेसी भी कहते हैं। और लीव्स ऑफ द ग्रास के बारे में और सभी फैक्ट हम लोग जानने का प्रयास करें तो ये बुक फ्री वर्स में लिखी गई है, ठीक है, फ्री वर्स में वॉट विटमैन के द्वारा लिखी गई है, ये फैक्ट आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, फ्री वर्स में लिखी गई है। और आपको याद रखना पड़ेगा कि टोटल इसमें 9 एडिशन आए थे, ये भी याद रखिएगा। पहला एडिशन इनका, फर्स्ट एडिशन कब आया था तो याद रखिएगा 4 जुलाई को 1855 में आया था, जिसमें टोटल 12 पोएम्स थे, है ना, आपको सब पता है, बस मैं एक बार आपको रिवीजन करवा रही हूँ, ठीक है। 12 पोएम पहले एडिशन में आए थे, और लास्ट एडिशन जिसको डेथ बेड एडिशन भी कहते हैं, 9th एडिशन भी कहते हैं, वो उसमें टोटल 400 पोएम्स थे, इसको याद रखिएगा दोस्तों। और उसका टाइम देख लें, 1891 से लेके 92 तक, है ना, इन दोनों के समय में आया था लास्ट एडिशन। और टोटल जो 9 एडिशन आए थे इसका समय भी देख लें तो ये आया था, इसको बाइबल ऑफ डेमोक्रेसी भी कहते हैं। पहला एडिशन 1855 में, दूसरा 1856 में, तीसरा 1860 में, चौथा 1867 में, और पांचवा 1871-72 में माना जाता है। ओके, और छठा 1881 में, और सातवें एडिशन की बात करें तो 1886 में, और नौवें और आठवें एडिशन की 1888 टू 1889 माना जाता है, और नौवां एडिशन आपका 91 से 92 आया, ठीक है। इसको याद रख लीजिएगा। वॉट विटमैन के भी जीवन काल को आप देखें तो इनका जो है 1819 से लेकर के 1892 तक। ओके, तो आई होप आपको ये याद रहेगा, याद रखिएगा, किसी भी प्रकार से लीव्स ऑफ द ग्रास को मत भूलिएगा, इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ओके, देख लें क्वेश्चन नंबर 17, सेंटियागो सक्सीड्स इन किलिंग द फिश ऑन, सेंटियागो मछली को मारने में सफल होता है 84वें दिन, 85वें दिन, 86वें दिन या 87वें दिन, बताइएगा। यहाँ पर बात हो रही है मारने में सफल होना, पकड़ना या नहीं, ध्यान रखिएगा। देखिए 84 दिन तक कुछ नहीं मिला, 50वें दिन उसको मिला, और 86वें दिन में संघर्ष किया, 87वें दिन डी को करेक्ट करिएगा, ध्यान से देख लीजिए आप। सेंटियागो जो है ओल्ड मैन एंड द सी का, तो 84 दिन तक कुछ नहीं पकड़ा, 85-86 दिन संघर्ष किया, 87वें दिन वो मारने में सफल हुआ। आप देख पाते हैं ना, मार्लिन नाम की मछली 18 फीट लंबी थी। ओके, इसके बाद आपको मिल जाएगा मैनोलिन लड़का है 1952 में। ओके, द ओल्ड मैन एंड द सी 1952 में, जिसकी वजह से इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हुआ। 18 देखें, द फिफ्थ कॉलम इज़ अ प्ले बाई, किसकी रचना है ये? ऑप्शंस देख लें, विलियम फकनर, अर्नेस्ट हेमिंगवे, मुल्कराज आनंद या जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, किसको करेक्ट करना चाहेंगे?
5th कॉलम ये प्ले है, इसका समय देख लें 1938 से, ठीक है, 38 में आया था। अर्नेस्ट हेमिंग्वे, याद रखिएगा दोस्तों, अर्नेस्ट हेमिंग्वे। ओके, समय 1899 से लेकर के 1961 तक इनका पूरा जीवन काल रहा। क्वेश्चन नंबर 19 देख लें, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन इज नोन एज, किस में लिखा हुआ है बताइएगा? ब्लैंक वर्स में, फ्री वर्स में, एम्बिक पेंटामीटर में या एम्बिक हेक्सामीटर में? नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन किसकी रचना है? निजी मिजिकिल की, ठीक है। एग्जैक्ट नेम 1965 के कलेक्शन में आया था, ऑटोबायोग्राफिकल है ये, ठीक ना। फ्री वर्स में, बिल्कुल सही, आप सभी लोग करेक्ट जा रहे हैं, बी ऑप्शन करेक्ट है, फ्री वर्स में। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, विच बुक ऑफ थॉमस हार्डी इज नॉट पेसिमिस्टिक, कौन सा ऐसा रचना है? वैसे तो आप जान पाते हैं कि पोएट्री में मेलोपोइक माने जाते हैं और इसमें नॉवेल में पेसिमिस्टिक, लेकिन कौन सा ऐसा पेसिमिस्टिक नहीं है? ज्यूड द ऑब्स्क्योर आप देखते हैं भयंकर वाला पेसिमिस्ट है, रिटर्न ऑफ द नेटिव भी पेसिमिस्ट है, आर्किटेक्चर जो है ये खुद आर्किटेक्चर का जॉब छोड़ करके लिखने लगे थे, तो इनके जीवन काल पर आधारित है, जीवन के अनुभव पर। पेयर ऑफ द ब्लू आइज, बिल्कुल आप दोस्तों आप सभी लोग करेक्ट जा रहे हैं, पेयर ऑफ द ब्लू आइज ये ऑप्टिमिस्टिक है, ये पेसिमिस्टिक नहीं है। और टेस्ट तो आप देखते हैं पूरा पूरा निराशावादिता से ग्रसित है। ओके, तो आपको आंसर मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का सी ऑप्शन। ओके, समय भी देख लें, पेयर ऑफ द ब्लू आइज 19 मैंने बोल दिया, देखिए 1873। ओके, 1873 को इन्होंने थॉमस हार्डी ने लिखा था। इसके बाद अगर रिटर्न ऑफ द नेटिव की बात करें तो 1878, ज्यूड द ऑब्स्क्योर आप सभी जानते हैं 1895 और टेस्ट को 1891। ओके, याद रखना पड़ेगा दोस्तों, को जो है डेट भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखें, एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन ड्राइडेंस सटायर इज हिज डेक्सटेरिटी इन हैंडलिंग द, क्या करते थे ये? ब्लैंक वर्स का यूज़ करते थे, सोनेट का करते थे, हीरोइक कपलेट का कि राइम रॉयल का? आप सभी लोग समर्थ हैं इसका आंसर देने में, बहुत आसान सा प्रश्न है, या कह सकते हैं रिपीटेड वाला प्रश्न है। सी बिल्कुल सही। ड्राइडन का समय देख लें तो 1631 से लेकर के 1700 तक इनका पूरा चलता है। 1668 में पोएट लॉरिएट हुए थे पहले ऑफिशियल। क्वेश्चन नंबर 22 देख लें, द कैवेलियर पोएट्स जनरली रोट इन प्रेज ऑफ, कैवेलियर पोएट किसके प्रशंसा में लिखते थे? मदिरा के, फीमेल्स के कि किंग के? आपको पता है विलासितापूर्ण जीवन जी रहे थे ना, कौन? ऑल ऑफ द एबव करेक्ट कर लें, उसके बाद मैं डिटेल बताती हूँ। देखिए, कैवेलियर पोएट सपोर्टर ऑफ चार्ल्स फर्स्ट थे, याद रख लीजिएगा। ओके, चार्ल्स फर्स्ट का सपोर्ट करते थे, और ये जो है चूँकि चार्ल्स फर्स्ट बहुत विलासी राजा थे तो मदिरा भी पीते थे, फीमेल्स के भी जो है आगे पीछे जो है इनकी ज़्यादा महिलाएं भी रहती थीं, या हिंदी में हम सभी कहते हैं ना कि विलासितापूर्ण राजा थे ये। और द किंग, राजा के सपोर्टर में भी तो कैवेलियर पोएट, इनको सन ऑफ बेन भी कहा जाता है, सपोर्टर ऑफ बेन जॉनसन, है ना, या फॉलोअर ऑफ बेन जॉनसन। इसमें कौन कौन थे? तो 4 मुख्य थे, याद रख लीजिएगा। रॉबर्ट हेरिक, और दूसरे थे रिचार्ड लवलेस, और तीसरे थे थॉमस कैर्यू, और चौथे थे सर जॉन सकलिन। सर जॉन सकलिन को ही फादर ऑफ कैवेलियर पोएट्री भी कहा जाता है, ठीक है। और जो इनका सपोर्ट नहीं किए वो कौन से कहलाए? वो प्यूरिटन कहलाए। ओके, तो आप देख पाते हैं 1649 में जब इनको बीहेड कर दिया गया तो प्यूरिटन्स का शासन आता है, तो ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिएगा, सन ऑफ बेन कौन कहलाए? ऑप्शन से देख लें, मेटाफिजिकल पोएट्स, कैरोलाइन पोएट्स, या यूनिवर्सिटी विट्स, या न्यू क्लासिकल पोएट्स। जॉनसन सन ऑफ बेन,
आपको तो मैंने कैवेलियर पोएट बताया, लेकिन यहाँ तो ऐसे ना दे करके दूसरे तरीके से दे दिया है। मेटाफिजिकल पोएट नहीं आंसर होगा। यूनिवर्सिटी विट्स एलिजाबेथन के समय में थे। न्यू क्लासिकल पोएट रेस्टोरेशन एज में थे, तो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बी कैरोलाइन पोएट्स। चूंकि याद रखिएगा कि चार्ल्स फर्स्ट को कैरोलस कहा जाता था, ठीक है, स्कॉटलैंड में। तो कैरोलस के को कैरोलाइन एज उसी के नाम से जाना गया, और कैरोलाइन एज के पोएट को कैरोलाइन पोएट्स या कैवेलियर पोएट, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन कैसे भी पूछे आपको, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 देख लें। नथिंग इज हेयर फॉर टीयर, टीयर्स नथिंग टू वेल और नॉक एट द ब्रेस्ट फार्म फ्रॉम। इसको कौन सा करेक्ट करेंगे, इसमें आप बताइएगा कि ये कोटेशन किस जो है रचना का है। पैराडाइज लॉस्ट का, कोमस का, लिसीदास का, या सैमसंग एगोनिस्ट का। ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए, नथिंग इज हेयर फॉर टीयर्स नथिंग टू वेल नॉक एट द ब्रेस्ट फ्रॉम, तो आपको याद रखना पड़ेगा ये आपका किस कहाँ का है। ये 1971 में आया था। सैमसंग 1971 मैंने कैसे बोल दिया, 1691 1671, ठीक है, 1671 में। ओके, 1671 ध्यान रखिए दोस्तों। आप देख पाते हैं कि मिल्टन का जन्म 1608 में हुआ था और 1674 में इनकी मृत्यु होती है। तो सैमसंग एगोनिस्ट और पैराडाइज रिगेंट 1671 में लिखा था इन्होंने, तो सैमसंग एगोनिस्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ग्रीक ड्रामा पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 25 देख लें। रिगार्डिंग whom डॉक्टर जॉनसन सेड दैट ही फाउंड इंग्लिश ऑफ ब्रिक एंड लेफ्ट ईज ऑफ मार्बल। बताइए क्या करेंगे आप, किसके संबंध में डॉक्टर सैमुअल जॉनसन कहते हैं कि उन्होंने अंग्रेजी को ईंट की तरह जो है प्राप्त किया और उसको मार्बल बना के छोड़ा। किसकी बात हो रही है भाई, मिल्टन की कि शेक्सपियर की कि बेन जॉनसन की कि जॉन ड्राइडन की। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन आपको पता है कब के थे ये, आप देख पाते हैं। ट्रांजिशनल पीरियड 1745 से लेकर के 1798 तक, जब तक आपका रोमांटिक एज नहीं आ जाता, तो इसको एज ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, ट्रांजिशनल पीरियड, एज ऑफ ट्रांजिशन कहा जाता है। इसके इनके पहले तो कौन आया था, ड्राइडन आए थे, जिन्होंने हीरोइक कपलेट सटायर का भयंकर यूज़ किया था, ठीक है, रेस्टोरेशन एज में एज ऑफ ड्राइडन भी कहते हैं इसको। तो इन्हीं के संबंध में इन्होंने कहा है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने जॉन ड्राइडन को। ओके, तो फ्रेंड्स आई होप आपको मेरे ये क्वेश्चंस, मेरे प्रयास बहुत अच्छे लग रहे होंगे, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो पा रही होगी। तो क्लासेज को शेयर करें, अपने व्यूज़ को ज़रूर भेजें, लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हम लोग अब टीजीटी पीजीटी को टारगेट करके ही क्लास करेंगे। और मैं ओवरऑल इंग्लिश लिटरेचर को, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, लिटरेरी टर्म्स, फिगर ऑफ स्पीच और जो भी राइटर्स हैं जो है उसको, उससे रिलेटेड आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाऊंगी। तो आप मेरे साथ बने रहें। थैंक्स अलॉट, आपने बहुत धैर्य से सुना। अपने स्कोर ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।